सोचिए रात के लगभग 11:15 बज रहे हैं। और जगह है पुणे का हिंजेवाड़ी आईटी पार्क। जो दिन के समय अपनी रफ्तार और भीड़ के लिए बहुत जाना जाता है। बिल्कुल, दिन में तो वहाँ गजब की भीड़ होती है, लेकिन इस वक्त ना उस कॉर्पोरेट बिल्डिंग की 10वीं मंजिल लगभग पूरी तरह से खाली हो चुकी है। बाहर एक घना सन्नाटा है। रात के सन्नाटे में ऑफिस का माहौल वैसे भी बहुत अलग हो जाता है। बिल्कुल, मगर अंदर शीशे के एक केबिन में अब भी एक डेस्क पर रोशनी जल रही है। लैपटॉप स्क्रीन की वो तेज नीली चमक एक 29 साल की आईटी इंजीनियर के चेहरे पर पड़ रही है। इस कहानी में हम उसे नेहा कहेंगे। तो स्क्रीन की रोशनी में उसके चेहरे पर ना एक हल्की सी मुस्कान दिखाई देती है, जैसे वो अपने काम से पूरी तरह संतुष्ट हो। लेकिन क्या वो सच में संतुष्ट है? वही तो बात है। अगर कोई थोड़ा करीब से देखे ना, तो उस मुस्कान के ठीक ऊपर उसकी आंखों में एक अजीब सी थकान है। एक ऐसा खालीपन है जिसे शायद शब्दों में पिरोना मुश्किल है। हाँ, एक अनकहा सा दर्द। एग्जैक्टली। और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का आधार इसी तरह की एक सच्ची और बेहद मार्मिक कहानी का स्रोत है। हमारा मकसद आज केवल एक व्यक्ति की कहानी सुनाना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि उस मनोवैज्ञानिक तंत्र को समझना है, या कह लें उस साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म को समझना है जो आधुनिक जीवन के इस चमकती हुई परफेक्ट बाहरी दुनिया के पीछे पल रहे अकेलेपन को छुपा लेता है। हाँ, डिप्रेशन के उस अंधेरे को जो अक्सर एक मुस्कान के पीछे छिप जाता है। इस दृश्य को अगर हम समाजशास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें ना, तो यह सिर्फ एक आईटी पेशावर की देर रात की शिफ्ट का मामला नहीं है। तो फिर ये किस चीज का प्रतीक है? ये उस विरोधाभास का प्रतीक है जिसमें आज का युवा जी रहा है। मतलब हमने आर्थिक स्थिरता या एक अच्छी नौकरी और एक बड़ा फ्लैट जैसी बाहरी उपलब्धियों को ना आंतरिक शांति का पर्याय मान लिया है। जो कि असल में है नहीं। है ना? बिल्कुल नहीं। जब हम किसी को एक स्थापित करियर में देखते हैं, तो हमारा दिमाग अब चेतन रूप से ये मान लेता है कि ओह, उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक ही होगा। लेकिन बाहरी सफलता और मानसिक स्वास्थ्य के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता। एकदम सही। इंसान का दिमाग दो अलग अलग स्तरों पर काम कर सकता है। मतलब एक तरफ वो अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियों को बेहतरीन तरीके से निभा सकता है, और दूसरी तरफ वो भावनात्मक रूप से पूरी तरह से ढह रहा हो सकता है। चलिए ऐसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मैं सोच रहा था कि कहानी की गहराई में जाते हुए ना, हमारे स्रोत बताते हैं कि इंस्टाग्राम पर नेहा की जिंदगी एकदम परफेक्ट दिखती है। हाँ, सोशल मीडिया की वो चमक दमक। बिल्कुल, छुट्टियों की तस्वीरें, दोस्तों के साथ पार्टी की पिक्स। लेकिन असल जिंदगी इसके बिल्कुल उलट है। मतलब ये स्थिति बिल्कुल एक ऐसे स्मार्टफोन की तरह है जिसकी स्क्रीन पर तो 100% बैटरी दिख रही है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका प्रोसेसर ओवरहीट होकर जल रहा है। बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। स्मार्टफोन की तरह ही इंसान भी बाहर से फुल बैटरी दिखा सकता है, और अंदर से सिस्टम क्रैश हो रहा होता है। और ये दर्दनाक वास्तविकता ना स्रोत के एक बहुत ही विशिष्ट विवरण से सामने आती है। एक ऐसी दैनिक आदत जो सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप उस सुबह वाले मैसेज की बात कर रहे हैं ना? हाँ, नेहा हर सुबह उठकर सबसे पहले अपना फोन उठाती है और एक मैसेज टाइप करती है, गुड मॉर्निंग मॉम, और उसके आगे एक रेड हार्ट इमोजी लगाती है। ये बहुत भारी कर देने वाला पल है। बिल्कुल। वो इस मैसेज को टाइप करती है, उसे कुछ देर देखती है और फिर डिलीट कर देती है। वो उसे कभी सेंड नहीं कर पाती, क्योंकि सेंड करने के लिए कोई है ही नहीं वहां। एग्जैक्टली। 2 साल पहले उसकी माँ का कैंसर से निधन हो गया था। पिता नागपुर में रहते हैं और वो पुणे में बिल्कुल अकेली है। अब बाहर से देखने पर यह सिर्फ एक भावुक कर देने वाली बात लगती है। हाँ, लेकिन अगर कोई इंसान लगातार 2 साल तक हर सुबह एक ऐसा काम कर रहा है जिसका कोई नतीजा नहीं निकलना, तो इसके पीछे का विज्ञान क्या है? दिमाग ये सब क्यों करवाता है? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है, वो ये है कि इंसान अपने गहरे दुखों को कैसे प्रोसेस करता है। इसके पीछे का विज्ञान हमारी अटैचमेंट थ्योरी और न्यूरल पाथवेज से जुड़ा है। थोड़ा इसे आसान भाषा में समझाएंगी? जरूर। मतलब जब हम किसी इंसान के साथ सालों का एक गहरा रिश्ता साझा करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में उस रिश्ते से जुड़े न्यूरॉन्स के बहुत मजबूत रास्ते बन जाते हैं। अच्छा, तो वो रास्ते मिटते नहीं है इतनी जल्दी? बिल्कुल नहीं। माँ के साथ उसका जो रिश्ता था, वो उसकी पहचान का एक मुख्य हिस्सा था। जब किसी करीबी की मृत्यु होती है, तो दिमाग उस अचानक आए खालीपन को प्रोसेस नहीं कर पाता। तो मतलब वो जो सुबह मैसेज टाइप करती है वो जानबूझकर नहीं करती? नहीं, वो सुबह उठकर मैसेज टाइप करना कोई सोचा समझा काम नहीं है, बल्कि ये दिमाग का कंफर्ट सीकिंग बिहेवियर है। और कंफर्ट सीकिंग मतलब दिमाग बस सुकून ढूंढ रहा है? हाँ, दिमाग का वो हिस्सा
जो भावनाओं को नियंत्रित करता है, वो अब भी उसी पुरानी दुनिया में जीना चाहता है जहां सब सुरक्षित था। लेकिन फिर वो उस मैसेज को डिलीट कर देती है। और वही वो पल होता है जब उसका लॉजिकल दिमाग उस कड़वी सच्चाई से टकराता है। ये जो रोज सुबह का टकराव है ना, उम्मीद और कड़वी सच्चाई के बीच, ये इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। बाप रे, ये तो सच में बहुत थका देने वाला संघर्ष होगा। और इंसान इस अकेलेपन को छुपाने के लिए काम को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करता है। ओ, काम को ढाल की तरह। लेकिन क्या हम इस बात को थोड़ी चुनौती दे सकते हैं? क्योंकि अगर हम आज के हसल कल्चर को देखें तो रात के 11:15 बजे तक काम करना तो एक अत्यधिक महत्वाकांक्षी इंसान की निशानी भी हो सकता है। ये एक आम धारणा है। तो हम कैसे तय करें कि ये सिर्फ आगे बढ़ने की होड़ है या फिर जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, किसी गहरे दर्द से भागने का एक तरीका है? ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। देखिए, महत्वाकांक्षा और बचाव यानी अवॉइडेंस, इसके बीच एक बहुत पतली लकीर होती है। वो कैसे? जब कोई इंसान महत्वाकांक्षा के लिए काम करता है तो काम के अंत में उसे एक संतुष्टि मिलती है। वो काम के बाद अपने निजी जीवन का आनंद लेता है। हाँ, वीकेंड्स एंजॉय करता है, रिलैक्स करता है। बिल्कुल। लेकिन बचाव के मामले में काम एक ढाल बन जाता है, या यूं कहें कि एक एनेस्थीसिया बन जाता है। एनेस्थीसिया मतलब दर्द को सुन्न करने की दवा? एग्जैक्टली। स्रोत में जो नेहा का व्यवहार है वो इसी का हिस्सा है। वो खुद को काम में इसलिए नहीं डुबो रही है कि उसे कोई बड़ा प्रमोशन चाहिए, बल्कि इसलिए ताकि उसे अपने खाली घर के सन्नाटे का सामना ना करना पड़े। एग्जैक्टली। ऑफिस का टीम लीड अभिषेक हमेशा कहता है कि नेहा, तुम हमेशा खुश रहती हो। ये इस बात का प्रमाण है कि अक्सर सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाले लोग ही अंदर से सबसे ज्यादा टूटे हुए होते हैं। वो बस एक नकाब पहने हुए। लेकिन पिछले सेक्शन में बताई गई ये काम की ढाल कैसे टूटती है, ये देखना बहुत डरावना है। क्योंकि कोई भी ढाल हमेशा के लिए काम नहीं कर सकते। सही बात है। स्रोत हमें बताता है कि ऑफिस में दिन भर हंसने वाली नेहा शाम को जब घर आती है तो उस सन्नाटे में रोती है। वो सन्नाटा उसे खाने को दौड़ता होगा। बिल्कुल। और फिर एक रात एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है। वो टीवी ऑन करती है और फिर तुरंत ऑफ कर देती है, सन्नाटे से बचने के लिए। और फिर गूगल पर सर्च करती है, डिप्रेशन से कैसे बाहर आएं। ये उस बात का संकेत है कि अब पानी सिर के ऊपर जा चुका है। बिल्कुल। और यहां मैं एक गंभीर सवाल उठाना चाहता हूं। मतलब आखिर इंसान किस हद तक अपने दर्द को इग्नोर कर सकता है? क्या हम अपनी मानसिक स्थिति को तब तक नजरअंदाज करते हैं जब तक कि हमारा शरीर खुद हार ना मान ले? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। इंसान के शरीर और दिमाग का संबंध बहुत ही जटिल है। हम दिमाग से तो खुद को बेवकूफ बना सकते हैं। हाँ, हम मानसिक स्तर पर दर्द को नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। वो कैसे रिएक्ट करता है? जब कोई व्यक्ति अपने दुख को लंबे समय तक दबाता है ना, तो उसके शरीर का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम लगातार खतरे की स्थिति में रहता है। हमें शरीर को लगता है कि कोई इमरजेंसी है। बिल्कुल। दिमाग लगातार कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता रहता है, जैसे कि सामने कोई शेर खड़ा हो। लेकिन असल में तो कोई शेर नहीं है, वो बस अपने कमरे में है। हाँ, तो चूंकि बाहरी रूप से कोई शारीरिक खतरा नहीं है, वो सारा स्ट्रेस शरीर के अंदर ही अंदर जमा होने लगता है। और इसीलिए अगले ही दिन ऑफिस में नेहा बेहोश हो जाती है। हाँ, और अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर बताते हैं कि ये कोई आम कमजोरी नहीं, बल्कि एक पैनिक अटैक था। पैनिक अटैक? तो ये महज कोई थकान नहीं थी? नहीं, पैनिक अटैक अक्सर तब आते हैं जब नर्वस सिस्टम उस दबे हुए स्ट्रेस के बोझ को और अधिक नहीं सह पाता। मतलब जैसे हमारे घर में सर्किट ट्रिप कर जाता है। एग्जैक्टली। ये शरीर का एक सर्किट ब्रेकर है। जब नेहा का दिमाग उस तीव्र अकेलेपन को नहीं संभाल पाया तो शरीर ने उसे शटडाउन कर दिया। लेकिन अस्पताल में डॉक्टर जो सवाल पूछता है वो मुझे बहुत अजीब लगा। हाँ, डॉक्टर ने उसकी मेडिकल हिस्ट्री से पहले कुछ और पूछा था। उसने पूछा, क्या आप अकेली रहती हैं? मतलब एक डॉक्टर हार्ट रेट या ब्लड प्रेशर चेक करने के बजाय ये क्यों पूछ रहा है कि वो अकेली रहती हैं या नहीं? क्योंकि चिकित्सा विज्ञान अब इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट है कि अकेलापन सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक गंभीर बायोलॉजिकल खतरा है। बायोलॉजिकल खतरा? मतलब ये सच में हमें बीमार कर सकता है? हाँ, विकासवादी जीव विज्ञान या एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अनुसार ना, इंसान को हजारों सालों से समूहों में रहने के लिए प्रोग्राम किया गया है। अच्छा, आदि मानव के जमाने से? बिल्कुल। जब आदि मानव अपने कबीले से अलग हो जाता था तो उसके मारे जाने का खतरा सबसे ज्यादा होता था। इसलिए हमारे दिमाग ने अकेलेपन को एक जीवन के खतरे के रूप में देखने की आदत डाल ली है। तो हमारा दिमाग अकेलेपन को एक शारीरिक खतरे की तरह ट्रीट करता है। हाँ,
लगातार अकेले रहने से शरीर में सूजन बढ़ती है, इम्यूनिटी कम होती है। और क्या आप जानते हैं कि क्रॉनिक लोनलीनेस का हृदय रोगों पर उतना ही बुरा असर पड़ता है जितना रोजाना 15 सिगरेट पीने से होता है। वेट, रियली? रोजाना 15 सिगरेट? ये तो बहुत ही डराने वाला सच है। मतलब अत्यधिक अकेलापन हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर सीधा और गंभीर प्रभाव डालता है। बिल्कुल। और डॉक्टर को उसके लक्षणों से ही समझ आ गया था कि उसके इस पैनिक अटैक की जड़ में कोई बीमारी नहीं बल्कि गहरा अकेलापन है। तो कहानी आगे बढ़ती है और यहाँ एक नए एचआर रोहन मेहता की एंट्री होती है। रोहन का किरदार इस कहानी में बहुत दिलचस्प है। हाँ, कॉर्पोरेट दुनिया में हम आमतौर पर एचआर को सिर्फ छुट्टियां मंजूर करने वाले डिपार्टमेंट की तरह देखते हैं, लेकिन रोहन का स्वभाव बहुत शांत और समझदार है। उसने नेहा के साथ जिस तरह से बात की वो बहुत अलग था। बिल्कुल, वो कोई फॉर्मल मीटिंग नहीं बुलाता। वो बस नेहा को एक सुरक्षित माहौल देता है। वो कहता है, अगर कभी बात करनी हो, मैं हूं। और ये छोटी सी बात बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। हाँ, लेकिन मैं सोच रहा था कि नेहा जैसी इंसान जिसने अपने चारों ओर इतनी मजबूत दीवारें खड़ी कर रखी हैं, वो इतनी आसानी से कैसे मान गई? देखिए, मनोविज्ञान में से साइकोलॉजिकल सेफ्टी या मनोवैज्ञानिक सुरक्षा का निर्माण करना कहते हैं। अगर रोहन उस पर दबाव डालता तो वो तुरंत डिफेंसिव हो जाती। वो पीछे हट जाती। हाँ, रोहन ने उसे एक विकल्प दिया। जब इंसान को लगता है कि उसे जज नहीं किया जाएगा, तभी वो अपनी कमजोरियों को बाहर ला पाता है। और ये बात सच साबित होती है। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब नेहा अंततः रोहन को मैसेज करती है। वो कैफे वाली मुलाकात। हाँ, दोनों के बीच कैफे में 2 घंटे लंबी बातचीत होती है और नेहा पहली बार रोती है। सालों का दबाव और दर्द उस दिन बाहर आ जाता है। वो एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग पॉइंट था उसके लिए। बिल्कुल, लेकिन यहाँ ये विषय बहुत ही दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि जब नेहा अपना सारा दर्द बयां कर देती है, तब रोहन एक चौंकाने वाला रहस्य खोलता है। हाँ, रोहन खुद भी डिप्रेशन से गुजर चुका है। एग्जैक्टली। ठीक 2 साल पहले, उसी समय जब नेहा ने अपनी मां को खोया था, रोहन ने अपनी पत्नी को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया था। ये एक बहुत ही गहरा कनेक्शन है। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं, बाहर से नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन दोनों एक ही समय पर एक गहरे अनकहे दर्द से गुजर रहे थे। अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से जोड़कर देखें ना, तो अक्सर हम मानते हैं कि रिश्ते मुश्तरका शौक या एक जैसी रुचियों पर आधारित होते हैं। कि दोनों को एक जैसी फिल्में पसंद हैं या एक जैसा खाना पसंद है। हाँ, लेकिन न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि इंसान के बीच सबसे मजबूत और सच्चे रिश्ते साझा किए गए दर्द और कमजोरियों पर बनते हैं। शेयर्ड वल्नरेबिलिटीज। बिल्कुल। और यहीं पर सहानुभूति यानी सिंपैथी और समानुभूति यानी एम्पैथी के बीच का अंतर स्पष्ट होता है। इन दोनों में फर्क क्या है? अक्सर लोग इन्हें एक ही समझ लेते हैं। सिंपैथी एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, जहां आप दूसरे इंसान को दूरी से देखते हैं। आप कहते हैं मुझे खेद है। इसमें दया होती है पर जुड़ाव नहीं होता। एक फॉर्मल सा अफसोस। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ एम्पैथी एक न्यूरोलॉजिकल घटना है। इसमें हमारे दिमाग के मिरर न्यूरॉन्स सक्रिय हो जाते हैं। मिरर न्यूरॉन्स? हाँ, जब रोहन अपनी कहानी बताता है तो वो नेहा के दर्द को सिर्फ दूर से नहीं देख रहा, वो उसे महसूस कर रहा है, क्योंकि उसने उस अंधेरे को जिया है। वो नेहा को बिना कहे यह बता रहा है कि तुम पागल नहीं हो, तुम्हारा दर्द सामान्य है। एग्जैक्टली। जब समान प्रकार का दर्द इस तरह आपस में मिलता है तो वो शर्म को खत्म कर देता है। रोहन ने नेहा को एहसास दिलाया कि टूटना कोई शर्म की बात नहीं है। और इसके बाद चीजें बदलने लगती हैं। नेहा धीरे धीरे ठीक होने लगती है। कॉफी पर लंबी बातें हो रही हैं। वो फिर से मुस्कुराने लगी है। लेकिन वो मुस्कान अब प्लास्टिक की नहीं है। हाँ, लेकिन मैं एक बात साफ कर दूं कि स्रोत के अंत में कोई जादू नहीं होता। नेहा पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। वो अब भी डिप्रेशन से लड़ रही है। वो कहती है ना कि मैं अभी भी डरी हुई हूँ। बिल्कुल, और ये बहुत यथार्थवादी है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मतलब इसका सीधा सा अर्थ है कि हीलिंग कोई जादू नहीं है। हाँ, ये एक लंबी प्रक्रिया है जिसके लिए किसी का साथ होना जरूरी है। सही कहा। अब नेहा अकेली नहीं है, और जब हम इस पूरे विश्लेषण को एक व्यापक संदर्भ में रखते हैं तो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हमारे आसपास ऐसी कितनी नेहा मौजूद हो सकती हैं। बहुत सारी, हमारे ही ऑफिस में, हमारे ही दोस्तों में, जो अपनी मुस्कान के पीछे एक भारी मानसिक संघर्ष छिपाए हुए हैं। हम अक्सर उस मुस्कान के पीछे देखने की कोशिश ही नहीं करते। और अंत में ना, मैं एक विचार छोड़ना चाहता हूं। यह हमारे स्रोत में सीधे तौर पर नहीं कहा गया है, लेकिन पूरी कहानी का निचोड़ यही है। सोचकर देखिए, हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं
जहां आत्मनिर्भरता और अकेले सब कुछ संभाल लेने को एक ताकत माना जाता है। हाँ, हाइपर इंडिपेंडेंस। बिल्कुल। लेकिन क्या ये संभव है कि हमारा ये परफेक्ट और इंडिपेंडेंट दिखने का जुनून ही हमें इतना नाजुक बना रहा है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या असली ताकत अकेले हर दर्द सहने में है, या फिर अपनी कमजोरियों को स्वीकार करके किसी और को अपने टूटे हुए हिस्सों को जोड़ने का मौका देने में है? शायद अपनी कमजोरी को मान लेना ही सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल। और इस विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है। मिलते हैं अगले डीप डाइव में।